दादाजी ने अपनी ज़मीन पर 2 बंगले बनवाए थे। उनके आसपास एक बाउंड्री बनवा दी थी। यूं घर अलग-अलग थे, लेकिन घर एक ही था। इसका एक बड़ा आंगन दोनों घरों से मिला हुआ था। दादा के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो गई तो उन्होंने अपने आधे में बने हुए एक मकान में रहने के लिए दे दिया, जबकि दूसरे में वे खुद रहा करते थे। मेरे पापा छोटे बेटे थे और एक बुआ थी, उनके साथ रहती थी। पापा की शादी हो गई तो माँ भी सास ससुर के साथ ही रहने लगी। हमारी जॉइंट फैमिली थी, जिसको पहले पहल माँ ने खुशी खुशी स्वीकार किया। जमींदार परिवार था और खुशहाली थी, लेकिन ऐसे परिवारों के लिए अलग परंपराएं होती है। जरूर मेरी माँ इन परंपराओं और संस्कारों का खास ख्याल रखती थी। सास की सेवा और ससुर का कहना मानना, नंद का ख्याल रखना, उन्होंने किसी को शिकायत का मौका तक नहीं दिया और इस सेवा के बदले में सभी से खूब इज्जत और प्यार मिलता था। माँ की शादी के 2 साल बाद मैंने जन्म लिया। माँ की ममता जाग गई। पिताजी मेरे जन्म पर पूछते हर गोद में लिए रहते। मेरी माँ पलकों पर दोनों माँ निहाल हो जाते। कुछ दिनों बाद मैं इस काबिल हो गया कि अपने माँ पापा और दूसरे रिश्तों की पहचान कर सकूं। अपने चारों तरफ बहुत मेहरबान और प्यार करने वाले लोगों को मौजूद पाया। सभी मुझे प्यार करते थे, खास तौर पर दादी और बुआ दादाजी भी, जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी और हमारे साथ रहती थी। हम गांव में रहा करते थे। बड़े ऐशो आराम वाली जिंदगी थी। बुआ मुझे हर समय गोद में लिए रहती तो चाचा और बड़े पापा भी उंगली पकड़कर बारी बारी सैर कराने बाग में ले जाते। वह मुझे भी जान से ज़्यादा प्यार करते थे और मेरा दिल उनके प्यार की दौलत से माला माल था। तभी हाल में इतना प्यार मिला कि कभी ननिहाल जाने का इच्छा नहीं की। नानी के अलावा एक मौसी थी, जबकि नाना इस दुनिया में 2 साल पहले स्वर्ग सिधार गए। मेरे लिए ननिहाल वाले कोई अहमियत नहीं रखते थे। कभी है लोग मिलते भी तो मैं उनके पास ना जाता, जैसे कि वह मेरे लिए अजनबी हो। दादा के घर में इतना प्यार मिल गया कि किसी और के प्यार की जरूरत नहीं रही। मैं अभी छोटा सा था कि पापा और उनके भाइयों ने मेरे अच्छे भविष्य के लिए प्लान बना लिए। वह मुझे उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते थे, जबकि हमारे गांव में इतना पढ़ने का रिवाज नहीं था। लेकिन वह इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाऊं और परिवार का नाम रोशन करूं। घर पर एक हाई बीएड मैडम की व्यवस्था की गई, जो मुझे पढ़ाना आती ही थी। किसी को पता न था कि एक शाम ऐसी आने वाली है जिसके बाद खुशी हमारे भाग्य में ना रहेगी। जिंदगी का सफ़र तो ऐसे ही चलता रहेगा, पर मंजिल कभी ना मिल सकेगी। शरीर और आत्मा का रिश्ता तो कायम रहेगा, लेकिन इसमें खुशी की जरा सी भी चमक ना होगी। और मेरी माँ की ज़िंदगी ऐसे फूल की तरह हो जाएगी, जो मिलते तो हैं मगर किसी किताब में दब कर रह जाते हैं। इसमें कसूर किसी को ना मेरी माँ का ही था। खाने को उन्होंने बड़ी मौसी के उकसाने पर खुद को परेशानियों के हवाले कर दिया। बस एक रट उन्हें ज़बान पर थी कि मैं जॉइंट फैमिली में अब नहीं रहूँगी। मुझे तो बस अलग घर चाहिए। जिन दिनों मैं 10 साल का था तो मामा ने अपना नया घर बनवाने का फैसला किया, क्योंकि मकान काफ़ी पुराना हो चुका था। नाना की मौत के बाद भी अभी तक उसकी मरम्मत नहीं हुई थी, इसलिए पूरे घर को ठीक करने की ज़रूरत थी। नानी और मौसी कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आ गई, ताकि मकान दोबारा से सही हो जाए। यह लोग पहले भी कभी कभार आते थे, 3-4 घंटे रुक कर माँ से मिलकर चले जाते थे। वह माँ को अपने घर में खुशियाँ पाए तो संतुष्ट हो जाते थे। इस बार वह ज़्यादा दिन रहने के लिए आए तो हमारे दिन रात सब उनके सामने थे। हमारे परिवार का तो निवास था कि सबसे घुल मिलकर रहने का, और बहू का ससुराल रिश्तों की मर्यादा का पालन करना होता था। मेरी माँ यहाँ कह करते हुए निभा रही थी, अपने कर्तव्य निभा रही थी, बदले में प्यार और इज्जत का पा रही थी। वह तो खुश थी अपनी ज़िंदगी से, लेकिन मौसी के लिए सब कुछ हैरान करने वाली बात थी। उन्होंने धीरे धीरे माँ के कान भरना शुरू कर दिए। अरे पागल हो तुम, क्यों सास के आगे नौकरानी बनी हुई हो? जेठ जेठानियों के लिए उठकर खड़ी हो जाती हो और नौकरों की तरह हुक्म पूरा करती हो। नंद कोई मेहमान थोड़ी है जो उनके लिए खाना पकाती हो। ससुराल रिश्ते दूर दूर से आ जाते हैं, उनके लिए खाना बनाते बनाते थक जाती हो। अरे भाई, तुम एक आज़ाद और सेल्फ इंडिपेंडेंट इंसान हो। यह क्या ससुराल वालों की सेवा में फंसी हो? यह सब ज्वाइंट फैमिली की वजह से है। अपने पति पर दबाव डालो कि तुम्हें अलग घर लेकर दे और तुम इन लोगों से अलग हो जाओ, ताकि अपनी मर्जी से उठो बैठो, अपनी मर्जी से कहीं आओ जाओ। चलो फिर हो। भला यह कोई ज़िंदगी है? सिर्फ मन ही माँ ही सास ननद और जेठ जेठानियों का ख्याल नहीं रखती थी, उनकी एक फरमाइश पर भाग दौड़ करने लगती थी। ननद अपनी इस भाभी के बगैर एक निवाला न तोड़ती थी। सभी काम में एक दूसरे का हाथ बटाते थे और नौकरानी अलग थी। लेकिन मौसी के दिमाग में शायद यह था कि सब मिलजुल कर और
बिता बता मिल बांट कर न खाए, बल्कि माँ अलग अलग पकाए और सबसे छुप कर खाए। घर में किसी चीज़ की कमी होती तो वह ऐसा करती, हर चीज़ से पर कोई रोक टोक नहीं थी। भगवान ना करे अगर कमी होती भी तो यह लोग ऐसा ना न थे। यह खानदानी लोग थे और खाने पीने के मामले में तो इस तरह के थे कि अपने मुंह का निवाला दूसरों के आगे रख देते थे। मेहमान नवाजी तो उनके जीवन का खास हिस्सा थी। कहते हैं कि पानी की एक बूंद भी लगातार पत्थर पर पड़ती रहे तो उसमें सुराख कर देती है। और इन बातों ने आखिरकार माँ पर असर करना शुरू कर दिया और वह अपने जीवन साथी से अलग और ससुराल से दूर रहने के लिए जिद करने लगी। सपना अगर हकीकत का रूप धारण कर ले तो इंसान का मन किसी अनचाही खुशी को मद मस्ती के गीत गाने लगता है, लेकिन अगर हकीकत सपना बन जाए तो सिवाय पछतास के कुछ नहीं रहता। कहा जाता है कि इंसान के भाग्य का फैसला पहले ही हो जाता है, लेकिन कभी कभार कुछ जज्बाती फैसला भी उम्र भर का रोग बन जाते हैं। मेरी माँ भी अपने जज्बात, फैसलों और ईगो की भेंट में चढ़ गई थी। वह अगर ससुराल से अलग हो जाने की जिद ना करती तो शायद उनकी ज़िंदगी में जगमगाने वाली रोशनी या कभी भी अंधेरे का रूप ना लेती। उनकी आंखों में मौसी ने न जाने कौन सी ऐसे सपने भर दिए थे कि उन्होंने अपने प्यार का ताजमहल इन सपनों को भेंट पर चढ़ा दिया। उसी समय उनकी आंखों पर जिद की पट्टी बंध गई थी और कान भी अहंकार से भरे थे कि वह अपने चाहने वाले पति की बातें ना सुने सकी। वह अपने पति की उन बातों को भी न सुन सकी जो उन्होंने अपने स्वर्ग, अपने घर को बचाने के लिए की थी। पापा ने वाकई बड़े जतन किए थे कि अपना खूबसूरत आशियाना जो बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से बना हुआ था उजड़ने नहीं देना चाहते थे। सब सपने धरे के धरे रह गई और वह मौसी के उकसाने से घर छोड़कर मायके चली गई। पापा का चैन और सुकून भी उसके साथ चला गया। दादा दादी ने माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर वह न मानी कि मैं अब आपके घर में नहीं रहूँगी, मुझे अलग घर चाहिए। गाँव में कोई अलग घर में रहे तो 100 बातें बनती है, वहाँ इकट्ठे रहने में ही भलाई होती है। खास तौर जमींदारों के तो 50 दुश्मन होते हैं। पापा तो सुबह के गई शाम को घर देर से लौटते थे। खेतों के बीचों बीच अकेले में किसी घर में रहना संभव नहीं था और पिताजी के लिए अपने पुश्तैनी घर को छोड़कर किसी शहर में जा बसना भी संभव नहीं था। दादा दादी जिंदा थे, वह अनुमति न देते कि बेटा बहू और उनका छोटा बच्चा को लेकर शहर जावे। सास ससुर ने मिन्नत की, जेठ जेठानी मिन्नतें करते रहे कि भाभी इस घर के अंदर अलग घर आपको बनवा देते हैं, बहुत ज़मीन पड़ी है, लेकिन घर से बाहर रहने की जिद ना कीजिए, यह आपके और किसी के लिए भी फायदेमंद ना होगा। माँ ने हर किसी की बात भी नहीं सुनी और उन्होंने दिमाग की परेशानियों में फंसा कर खुद भी जुदाई के अलावा में जूझने अकेले रह गई। जबकि उनका व्यवहार पहले अपने ससुराल वालों के साथ बहुत ही अच्छा होता था, लेकिन मौसी के आने के बाद तो इतनी बदल गई कि उनका काया ही पलट गई। पापा तो मेरी माँ के इशारे के गुलाम थे, अपने चांद से बेटे से पल भर की जुदाई बर्दाश्त ना कर सकते थे। अगर माँ उसे समय से कम काम समझदारी से काम लेती तो कोई वजह नहीं थी इनका स्वर्ग जैसा घर इस तरह बर्बाद हो जाता। पापा ने कहा, सुमन थोड़ा सा सब्र कर लो और बता दो जो परेशानी तुम्हें है, मैं एक एक परेशानी दूर कर दूंगा। औरत की आज़ादी, उसका अपना घर उसका अधिकार है, एक ऐसा घर जिसकी वह खुद मालिक और जहाँ वह खुद भी करे, जहाँ बस इसी की हुकूमत चले। लेकिन हर बातों के लिए एक सही समय होता है। माँ पिताजी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, तुम्हें थोड़े से इंतज़ार की तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी। लेकिन माँ ने कुछ महीने भी सब्र नहीं किया। माँ ने बहुत खूबियाँ थी, लेकिन एक कमी बहुत बड़ी थी कि वह कान की कच्ची साबित हुई। मौसी ने उन्हें बहका दिया कि जो आराम और ऐश अपने घर में मिलेगा वह तुम इस ज्वाइंट फैमिली में रहकर सोच भी नहीं सकती। इसलिए जब तक तुम्हारा पति तुम्हारे लिए अलग घर की व्यवस्था नहीं करता तुम मायके में ही रुक जाओ। यूँ पापा और दादा दादी कई बार बहू को मनाने आए, मगर उदास ही घर वापस लौटते। मौसी माँ को साथी और सास को ऐसा कहा जैसे वैसे कहो। नंद लेने आए तो यह जवाब देना, खुद पति के सामने उनकी बहन में कमियां निकालती। जबकि दादा के घर में बेटियां, बहू और बहनों की बहुत इज्जत की जाती थी। यह वही बहन थी जो ठंड के मौसम में ठिठुरती हुई रातों में अपने भाइयों के घर वापसी का इंतजार करती रहती थी और जब भाई घर आते तो खाना दोबारा गर्म करके देती थी, उनके लिए बिस्तर बिछाती। ऐसे क्या रखने वाली बहन के बारे में भला कोई कैसे सुन सकता है। यह खून के रिश्ते थे। मैंने पापा बहन भाइयों के प्यार की है वह मजबूत डोर थी कि उन्हें पल भर के में नहीं तोड़ा जा सकता था। मौसी तो इस हकीकत से बिल्कुल अनजान थी कि गाँव में मिलजुल कर एक प्यार से रहने वाले खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। वह न जाने मेरी माँ को उनके घर के स्वर्ग से निकालकर मुझे और माँ से किस बात का बदला ले रही थी। यह वही जब नाना की मौत के बाद अपनी माँ और बहन का बोझ उठाने के लिए शादी से मना कर दिया था, खुद अपने हाथों से अपनी छोटी बहन यानी मेरी माँ को दुल्हन बनाकर विदा किया। वही बहन आज माँ को समझने की बजाय गलत बात पर उनकी हिम्मत बढ़ा रही थी। एक गैर शादीशुदा लड़की को भला क्या पता हो सकता है। एक खुशहाल परिवार जहाँ तक एक दूसरे
से इतना प्यार करते हैं उसका क्या महत्व है। यहाँ भी यही हाल था। और अगर मौसी मेरी माँ को न भटकाती और उन्हें गलत रास्ते की तरफ न ले जाती तो हमारा आशियाना ना जला होता। लेकिन मौसी ने तो माँ को ऐसी जगह पर ला कर खड़ा कर दिया कि देखते ही देखते माँ की आंखों के सामने बने बनाए आशियाने के तिनके बिखर गए और उनके ससुराल रिश्तों ने बहू के कड़े व्यवहार से मजबूर होकर और उदास होकर पापा की दूसरी शादी कर दी। अब मेरी माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उनके पति ने उन्हें मनाने के लिए कितने जतन किए थे। हर बार मौसी बीच में आ जाती थी। आखिरकार मेरी माँ की किस्मत में सौतन और तलाक लिख दिया था। समय बदलता और जवानी की रंगीन सुबह रात के अंधेरों का रूप धारण करने लगी। माँ के बालों में सफ़ेदी आ गई। अब वह घुलने लगी, घुट घुट कर किस्तों की मौत मरने लगी। उनके दिल की तकलीफ को मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। वह रातों रात को जागती और उठ कर रोती रहती और जो उनके सीने में सदमा बन चुका था और जुदाई का भी जो उन्होंने अपने हाथों से बोया था उन्हें झाड़ के कांटों की तरह जख्मी करता रहता था। इस समाज में तलाकशुदा औरत एक बेकार पुर्जे की तरह समझी जाती है। मेरी वजह से माँ ने दूसरी शादी न करने का फैसला कर लिया। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी कि अपने लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढ कर कुछ हद तक मुश्किल और परेशानियों को कम कर लेती। वह अपनी और मेरी ज़रूरत के लिए मौसी पर निर्भर हो गई थी कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। मौसी ड्यूटी के बाद ठाठ से घर आकर लेट जाती और आराम करती, जबकि घरेलू कामकाज का सारा बोझ माँ पर डाल दिया गया। कभी तबीयत की खराबी की वजह से कोई काम नहीं कर पाती तो ड्यूटी से आकर से वापसी पर मौसी माँ को बुरा भला कहती और आड़े हाथों लेती। माँ को पाई पाई का मोहताज करके मेरी वही बहन अब उन्हें ताने देती ना थकती कि जिसने उसने इस हाल तक पहुंचा था। उन्हें पता था कि हम जब इस जगह पर खड़े हैं वहाँ से इधर उधर होना हमारे बस की बात नहीं है। यह सच है कि शादीशुदा औरत की इज्जत उसके पति की इज्जत औरत से होती है। माँ के साथ साथ मैं भी एक नौकर ही की तरह सारा दिन काम में जुटा रहता था। जब थकान होती तब यह वह पल होता जब पिता से अलग करने पर मेरी माँ बहुत पछताते अफसोस से हाथ मलती। अब मैं समझदार हो चुका था और हर बात को समझ सकता था। कभी माँ के दुख पर रोता और कभी मुझे उन पर गुस्सा आता कि एक बेटा के बारे में ना सोचा और अलग करके जिद में इतने प्यार करने वाले ससुर और सास को छोड़कर अपनी घटिया बहन का कहाँ मान लिया। अब पछताते हैं। अब पछताए क्या होता है। जब चिड़िया चुग गई खेत, पापा जिंदा थे और मैं कोड़ी कोड़ी के लिए मौसी की मोहताज था। इस उम्र में तो लड़के अपनी पसंद के पहनावे पहना करते हैं और मैं अभी तक मौसी के बेटे का उत्तरन पहना था। कभी कभी माँ कहती थी यह चाहता है जाकर अपने पति के पैरों में गिर जाऊं और अपने पति से, इतने प्यार करने वाले पति से प्यार की भीख मांगूं, करने वाले ससुर से माफ़ी मांग कर उसे स्वर्ग की भीख मांग लूं जिसे मैं खुद ठुकराया था। लेकिन अब यह कैसे संभव था। उसे स्वर्ग की हकदार तो बस एक दूसरी औरत हो चुकी थी। वह सौतन भी स्वीकार कर लेती, लेकिन तलाक न तो यह अधिकार देता था भी उसने छीन लिया था। जब मैं ऐसे ही दिन गुजरते रहे। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। पति हमेशा पति ही होता है।